नमस्कार दोस्तों। तो आज हम 12वीं क्लास के ही अपना दूसरा चैप्टर है राजनीति विज्ञान का कि एक दल के प्रभुत्व का दौर, वो वाला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखिए क्या है कि जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भारत को बहुत ही सालों बाद अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी और इतने बड़े देश में लोकतंत्र की स्थापना करना सबसे बड़ी चुनौती थी। तो देखिए दोस्तों, पिछले अध्याय में जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि भारत एक बहुत बड़ा विस्तारित देश था और इसमें हम सब ने मिलकर तय किया था आज़ादी के समय कि यहाँ पर हम लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। और लोकतंत्र का कार्य क्या होगा? गरीबों की मदद करना और गरीबों का सर्वाधिक विकास करना। तो इसी रूप में हमने फिर लोकतंत्र की स्थापना की थी। और उसके बाद हम अगला अध्याय देख रहे हैं कि एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत एक बहुत विस्तृत देश था। अब इसमें लोकतंत्र की स्थापना करना सबसे बड़ी चुनौती थी। तो आपका इस अध्याय में पहला पॉइंट यही है। पहला पॉइंट क्या है आपका अध्याय में कि लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। जैसे कि हम पिछले अध्याय से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बड़ा देश था, बहुत जाति के लोग रहते थे, धर्म के लोग रहते थे। तो लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती, तंत्र को स्थापित करने की चुनौती। इतने बड़े देश में हम लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार करेंगे? तो आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना कब होगी? जब देश में मतदान होगा। मतदान के द्वारा ही सभी जन अपना अपना लोकतंत्र में वो प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा संविधान बनके कब तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को बनके हमारा संविधान तैयार था। बिल्कुल। अब हमने इस संविधान को लागू किया 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950। ये दो तारीख आपको प्रमुख रूप से याद रखनी है कि 26 नवंबर को तो हमारा संविधान बनके तैयार था। हमने लागू कब किया? लागू हमने किया हम 26 जनवरी 1950 को। अब लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती थी, तो हमने जब संविधान बनाया तो संविधान में हमने लिखा एक हमारा क्या होगा? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, या आप इसे बोल सकते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, क्योंकि लोकतंत्र की हम स्थापना कर रहे हैं तो चुनाव आयोग का होना बहुत जरूरी, क्योंकि वो मतदान कराएगा और जितने भी भारत में लोग हैं वो अपनी प्रत्यक्ष रूप से जन भागीदारी लोकतंत्र में निभा पाएंगे। तो वो एक मतदान के जरिए ही हो सकता है। तो निर्वाचन या चुनाव आयोग, तो इसकी स्थापना हो गई थी अपनी जनवरी 1950 में ही। तो आपको याद रखना है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना अगर पूछ ले तो जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हो गई। और जो इसका प्रमुख होता है उसे हम चुनाव आयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? चुनाव आयुक्त। और पूछ ले, आपको याद रखना है भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन से जो फर्स्ट थे, तो वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। तो लोकतंत्र की स्थापना में बहुत ही बड़ी भागीदारी निभाता है आपका चुनाव आयोग, क्योंकि इन्हें चुनाव करवाना था, मतदान करवाना था और उसके जरिए ही भारत में लोकतंत्र की स्थापना होनी थी। तो हम अब पढ़ेंगे चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का क्या काम था और लोकतंत्र को स्थापित करने में क्या चुनौतियां थी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग का काम क्या था? नया नया चुनाव बना, आयोग बना था और नया नया ही देश था। तो चुनाव आयोग के प्रमुख काम थे, पहला तो सीमांकन करना। सीमांकन जैसे अभी होता है ना, इस गांव का एरिया कितना है, उस गांव का कितना रहेगा, ये शहर का कितना है, इस जिले की परिधि क्या रहेगी, सीमा रेखा क्या होगी। तो ये कौन तय करता है? चुनाव आयोग तय करता है। चुनाव आयोग का पहला काम था सीमांकन करना कि कितने एरिया बनाए जाएंगे, वहां से एमएलए खड़े होंगे आपके, एमपी खड़े होंगे आपके। तो पहला तो था सीमांकन करना। दूसरा था आपका मतदाता सूची तैयार करना। डायरेक्ट वोट कैसे होगा? जब मतदाता सूची बनेगी तब वोटिंग होगी, मतदान होगा। और ये मतदाता सूची बनाने का काम किसका था? चुनाव आयोग का था। तो चुनाव आयोग ने सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी को निभाया और मतदाता सूची बनाई। मतदाता सूची भी, इतने बड़े देश की मतदाता सूची बनाना एक साथ बहुत बड़ा काम होता है उस समय।
तो मतदाता सूची तैयार की, तो सबसे पहले जब मतदाता सूची तैयार की तो उसमें चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से काम किया, लेकिन तो भी कहते हैं कि उसमें 40 लाख महिलाएं रह गई थी। 40 लाख महिलाएं मतदाता सूची में, उनका नाम ही नहीं आया था। इतनी बड़ी संस्था ने इतने बड़े लोकतंत्र में काम किया था, लेकिन काम करने के बावजूद भी क्या हुआ कि 40 लाख महिलाएं रह गई, उनका नाम मतदाता सूची में आया ही नहीं था। और पहली बार जब मतदाता सूची बनी तो उसमें 17 करोड़ मतदाता थे। उस समय कितने मतदाता थे, याद रखिएगा आप, 17 करोड़। 17 करोड़ मतदाता मतदाता सूची में पंजीकृत हो चुके थे। और इन 17 करोड़ में से सबसे बड़ी समस्या थी कि पढ़े लिखे लोग, यानी कि साक्षर लोग कितने थे, 15%। साक्षर लोग 17 करोड़ मतदाताओं में से सिर्फ 15% ही साक्षर थे। तो उन्हें मतदान कैसे करवाएंगे, क्या रीति से करवाएंगे, कैसे उन्हें समझाएंगे, उसके लिए भी बहुत बड़ा मैन फोर्स लगने वाला था। तो जब पहला चुनाव करवाया तो चुनाव आयोग ने तकरीबन 3 लाख चुनाव कर्मी हायर किए थे। कितने चुनाव कर्मी थे उस टाइम, लगभग 3 लाख चुनाव कर्मी थे। इन 3 लाख चुनाव कर्मियों के जरिए चुनाव आयोग ने पूरे भारत में मतदान करवाया था। और उस समय प्रथम जो चुनाव हुए थे वो कितनी सीटों पे थे, तो आप टोटल मिला के देखेंगे तो आपके 3200 तो एमएलए थे उस टाइम। 3200 एमएलए, जिसे आप विधायक जी कहते हैं, क्या कहते हैं, विधायक जी। तो 3200 तो विधायक के चुनाव थे और 489 आपके एमपी के चुनाव थे। एमपी यानी आप सांसद बोल सकते हैं, लोकसभा में जाते तो इतने जनों के चुनाव करवाना था उस टाइम। फर्स्ट चुनाव था और फर्स्ट चुनाव में कितने चुनाव करवाने थे आपको, 3200 तो विधायक जी के चुनाव थे आपके, और 489 जो थे वो सांसद जी के चुनाव थे। ये पूरा करवाना किसको, तो चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग ने इस काम के लिए क्या किया, 3 लाख चुनाव कर्मियों की भर्ती की कि वो लोगों को बताएंगे कि चुनाव किस प्रकार से होंगे। और चुनाव आयोग का काम क्या है, तो पहला काम तो सीमांकन करना था, दूसरा मतदाता सूची तैयार करनी थी। तो उन्होंने तो अपना काम किया, मतदाता सूची भी तैयार की। जब पहली बार मतदाता सूची बनी तो उसमें कितने मतदाता थे, 17 करोड़ मतदाता पंजीकृत हुए। और इन 17 करोड़ में भी साक्षर कितने थे, तो साक्षर 15% ही थे। और इसमें भी 40 लाख महिलाएं तो छूट गई थी पीछे, जिनका नाम लिखा ही नहीं गया किसी कारणवश। तो इतना बड़ा ये पूरा तंत्र था जिसने काम किया। अब हम देखते हैं कि चुनाव हुए तो पहले चुनाव किस प्रकार हुए। अभी जैसे आप चुनाव देखते हो तो अभी तो आप जाते हो, बटन दबाते हो मशीन पे और आपका वोट हो गया, मात्र 5 सेकंड में आप वोट देके निकल जाते। तो ये व्यवस्था वहीं से चली आ रही, वहां से इम्प्रूव हुई है व्यवस्था। और आते आते अब मात्र 5 सेकंड का काम रह गया, आप गए, बटन दबाए, आपका मतदान हो गया, अब बाहर। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब फर्स्ट बार चुनाव हुए, प्रथम बार चुनाव, फर्स्ट चुनाव में क्या हुआ, आपके स्टील के बक्सों का प्रयोग किया गया, स्टील के बॉक्स। अब चुनाव कैसे हुआ, फर्स्ट टाइम चुनाव कैसे हुए ये भी देखिए। जैसे एग्जांपल लेते, ये एक विधानसभा आपकी, विधायक जी के चुनाव, ठीक है। अब इस विधायक जी के चुनाव में 3 जन खड़े हुए। कितने जन खड़े हुए, 3, 1, 2 और 3। ये कोई सिंह जी ले लो, ये दूसरे सिंह, ये तीसरे सिंह जी। ये 3 मतदाताओं के नाम है, हम करते ए, बी और सी। तो विधायक जी के चुनाव में आपके क्षेत्र से कितने विधायक जी खड़े हुए हैं, 3 खड़े हुए, 1, 2 और 3। तब चुनाव कैसे होंगे, तो चुनाव के लिए जैसे केंद्र है, ये 1 नंबर केंद्र, दूसरा नंबर केंद्र, ये तीसरा नंबर केंद्र। जैसे अभी चुनाव के लिए बहुत सारे केंद्र बनते हैं ना, एक स्कूल, ये दूसरे के दूसरे गांव में स्कूल, तीसरे के तीसरे गांव में स्कूल, ऐसे केंद्र बनते हैं। तो उस टाइम भी केंद्र थे चुनाव केंद्र, अब ये बन गए केंद्र। अब चुनाव कैसे हो गए, अब अंदर जाओगे, अंदर आपको
3 स्टील के बॉक्स मिलेंगे, क्योंकि मतदाता उम्मीदवार कितने हैं? 3। ठीक है, इस पे नाम लिखा हुआ ए सी, ए खड़े हुए हैं, इस पे बी, पे सी। सेम ऐसा कैसा इसमें भी होगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, सी, और सेम ऐसा कैसा भी यहाँ पे ए, पे बी, यहाँ पे सी। तो 3-3 बॉक्स हर जगह रखे गए, जितने उम्मीदवार थे उतने बॉक्स एक केंद्र पर रखे गए। अब आप अंदर जाओगे, आगे भाई आप अंदर, अब आपको क्या मिलेगा? आपको एक पर्ची मिलेगी, सीधी एक पर्ची, नॉर्मल पर्ची, पर्ची मिली। अब आपको वोट किसको देना है? तीनों में से ए को देना है, बी को देना है या सी को देना है। तो आपने ये पर्ची फोल्ड की, माना कि बी को देना है, तो बी के बक्से में डाल, सब जगह ये ए को देना है तो पर्ची ए के बक्से में डाल दी, सी को देना है तो सी के बक्से में डाल दी। ऐसे करके फर्स्ट चुनाव संपन्न किए गए थे। तो आप देख सकते हो ये चुनाव संपूर्ण रूप से पारदर्शी भी नहीं थे, क्योंकि पर्चियाँ थी। अब मैं चाहूँ तो सारी की सारी एक साथ उठा के सी में भी डाल सकता हूँ। तो इस प्रकार से चुनाव संपन्न हुए थे पहले चुनाव। तो पहले चुनाव में ये प्रक्रिया अपनाई गई थी कि स्टील के बॉक्सों का प्रयोग किया गया था, और इन स्टील के बॉक्सों में आपको एक पर्ची मिलती थी, उस पर्ची को डालना था, इसको भी आपको वोट देना है। तो फर्स्ट चुनाव में लगभग 20 लाख स्टील के बॉक्स का प्रयोग किया गया था। 20 लाख बॉक्स, कितने? 20 लाख, क्योंकि इतने मतदाता थे, इतने केंद्र थे वहाँ पे। हर मतदाता के लिए, हर चुनाव के उम्मीदवार के लिए एक एक बॉक्स रखना जरूरी था, और आप उस बॉक्स में डालोगे पर्ची। तो ऐसे होता था चुनाव। तो ये तो था पहले चुनाव को। फिर अभी आप देखते हैं कि ईवीएम आ गया है आपके। तो ये उससे पहले क्या था? उससे पहले बैलेट आया था, बैलेट पत्र का प्रयोग होता था। अभी बैलेट पत्र क्या है? सबसे पहले तो आप समझ रहे हैं, सबसे पहले किसका प्रयोग किया हमने? स्टील के बॉक्स का, ये फर्स्ट। सेकंड, बैलेट पत्र आने लगे। अब बैलेट क्या होता है देखिए। अब डिब्बा क्या किया हमने? एक ही डिब्बा रखा, हर केंद्र पे डिब्बा कितना होगा? एक डिब्बा। अब जो आपको पर्ची दी गई है उसको बैलेट पत्र कहा है। ये आपको पर्ची दी, अब इसमें आपके नाम होते थे, ये ए, ये बी, ये सी का नाम। 3 उम्मीदवार, जितने उम्मीदवार उनके नाम, उनके जो भी चुनाव चिन्ह है, उनके चुनाव चिन्ह बने हुए, कुछ भी हो, ये है इनका चुनाव चिन्ह। अब आपको एक सील दी जाती थी, जैसे अभी सील लगाते हैं ना, जैसे सील। अब आपको वोट किसको देना? ए को या बी को या सी को। तो आप इस सील के आगे, उस पत्र के आगे, उस नाम के आगे ठप्पा मार दो, और ठप्पा इस बॉक्स में ही होना चाहिए। बॉक्स से बाहर ठप्पा लगा है तो आपका मत है जो अवैध हो जाएगा, वो वैध नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप ठप्पा लगा देंगे, ठप्पे की मोहर ऐसी होती थी, ये आपने ठप्पा लगा दिया। फिर इसको आपने समेटा, समेट के इस पेटी में डाल दिया। फिर लास्ट में क्या करते थे? पेटी खाली करते थे, किसको कितना आया उसके हिसाब से बैलेट पत्र अलग करते थे, उनको गिनते थे, और जो भी जितने जिसके ज़्यादा वोट होते थे उसको जीत घोषित कर देते। तो ये था दूसरा तरीका, जो हमने दूसरा तरीका अपनाया था। पहले स्टील बॉक्स वाला, दूसरा आपका आ गया बैलेट पत्र वाला। अभी जो आप देख रहे हैं, अभी ये है अपना तीसरा तरीका, जिसमें क्या आता है? अपन ईवीएम का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। आप जाते हो, आगे बटन है, सीधा बटन दबाया, एक पॉइंट बजा, पॉइंट बजते ही आपका वोट हो गया। और लास्ट में मशीन से ही सीधा गिनती, एक बटन दबाई गई, गिनती, इसको इतने, इसको इतने, इसको इतने, ज़्यादा वोट जिसको मिले सीधा विजयी हो जाता था। तो ये है ईवीएम का प्रयोग। अब ईवीएम भी हमने तुरंत मिला है। ईवीएम का प्रयोग आप देखेंगे तो 1990 के एंड में स्टार्ट, 1990 के अंत में हमने ईवीएम का प्रयोग शुरू किया था। 1990 के अंत, 1990 से पहले हमने जो भी चुनाव संपन्न कराया वो बैलेट पत्र के माध्यम से, और पहला चुनाव हमने संपन्न कराया था वो था आपका स्टील के बॉक्स के माध्यम से। तो और दो एक जानकारी और है, 2004 से ईवीएम का प्रयोग पूरे भारत में शुरू हुआ। पूरे भारत वर्ष में 2004 में आप ईवीएम का प्रयोग करने लग गए थे।
तो अब इसको जब हमने पहला चुनाव कराया था स्टील के बॉक्स के माध्यम से, तो कई सारे इतिहासकार थे, कई सारे बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने कहा था कि ये क्या है, ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है, ये आप सीधा खेल लो उसमें, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। आप डायरेक्ट बॉक्स रख रहे हो, डायरेक्ट उसमें हर बॉक्स में आपके उम्मीदवार का अलग अलग बॉक्स है, उसमें बैलेट पत्र वोट डालना है, सीधी पर्ची डालनी है, आपका वोट हो गया तो पर्ची, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है पारदर्शिता की, इतने फ्रॉड हो सकते थे। तो कई इतिहासकारों ने क्या कहा कि ये तो क्या है, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ हो रहा है। ठीक है, दाव लग रहा है कि कौन जीतेगा, किसकी किस्मत अच्छी है। दूसरा, कई लोगों ने बोला कि ये पंडित नेहरू की सबसे बड़ी गलती है, पंडित नेहरू की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने क्या किया है, देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लाया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लाया। कई लोगों ने कहा कि पंडित नेहरू अपने जिंदा रहते पछताएंगे इस बात पे कि उन्होंने भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया है, कि ये चुनाव बहुत ही संपन्न नहीं हो पाएंगे किसी भी तरह से, और पंडित नेहरू पछताएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, पहला आम चुनाव आपको पता है 1952 में हुआ। तो देखिए, पहला आम चुनाव अपना कब संपन्न हुआ, तो पहला आम चुनाव 1952 में संपन्न हो गया था। 1952 में पहले आम चुनाव को करने में कितना समय लगा, तो 6 माह का समय लगा। पूरे भारत में जो चुनाव हुए 6 माह में संपन्न कराए गए, क्योंकि इतना बड़ा देश है, चुनाव करवाने में समय लगता है। तो पहले जो आम चुनाव थे 1952 के, वो 6 माह में अपने पूरे हो गए, और ये सफलतापूर्वक संपन्न हुए, सफलतापूर्वक संपन्न हुए, और इन्हें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव कहा जाता है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव। पहला चुनाव था, सारे विदेशी देशों की नज़र भी भारत पे थी कि भारत चुनाव करवाने में सफल रहता है या नहीं रहता है। तो भारत ने बहुत ही आसानी से 6 माह का समय लिया और सफलतापूर्वक इन चुनावों को संपन्न करवाया। और जो बोल रहे थे कि पंडित नेहरू का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लाया और उनके जीते जी वो पछताएंगे, तो जो बोलने वालों को भी मुंह तोड़ जवाब मिल गया कि ये सबसे सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न हो गए। अब अगली बात देखते हैं अपन। चुनाव तो संपन्न हो गए, अब चुनाव की ही बात देखते हैं कि पहले 3 चुनाव की बात करते हैं अपन। फर्स्ट 3 आम चुनाव की बात, इन्हें आम चुनाव कहा जाता है क्योंकि ये निचले स्तर तक होते हैं, जनता तक होते हैं, तो आम चुनाव कहते हैं। तो पहला आम चुनाव, दूसरा आम चुनाव और तीसरा आम चुनाव ले लीजिए। तो पहला मैंने जैसे अभी आपको बताया कि पहला कब हुआ था, पहला 1952 में संपन्न हुआ। दूसरा आम चुनाव कब हुआ, दूसरा 1957 में हुआ, और तीसरा आपका 1962। ये 3 आम चुनाव की बात करेंगे हम। पहला 1952 में संपन्न हुआ, दूसरा 1957 में हुआ, और तीसरा 1962 में हुआ। तो इसमें क्या क्या रहा सीटों का बंटवारा, तो उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी आपकी कांग्रेस। कौन सी थी, कांग्रेस। तो पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का दबदबा रहा पूरी तरह से, और कांग्रेस ने अपनी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई थी। तो उस समय आप देखते हैं कि सीटें कितनी थी टोटल, तो सीटें थी अभी बताया मैंने आपको 489 पहले आम चुनाव में। सांसदों की जो सीटें थी 489 थी, और इन सीटों में से 364 364 ये सीटें लाई थी कांग्रेस ने, वो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत था। और इसमें विपक्षी दल के रूप में आपका कम्युनिस्ट पार्टी हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी को कांग्रेस के बाद सबसे अधिक सीटें मिली थी, और वो थी 37 सीटें। अब इसी तरह अगले सेकंड आम चुनाव हुआ जब जब आपकी सीटें बढ़ गई थी, 494 हो गई थी। कितनी सीटें थी, 494। हर साल सीटें कभी सीमांकन होता तो बढ़ जाती है,
तो 494 सीटें हो गई थी, और उन 494 सीटों में से 371 सीटें कांग्रेस को आई थी। और उस समय भी विपक्षी पार्टी के रूप में सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी को 42 सीटें आई थी। तो तीसरे आम चुनाव हुए, तो तीसरे आम चुनाव में भी 494 सीटें थी। इन 494 में से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, और कांग्रेस को 361 सीटें मिली थी। और इसमें भी सबसे बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी को 20 सीटें मिली थी। और इस तरह से पहले 3 आम चुनाव संपन्न हुए थे, और तीनों आम चुनाव में कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी, पूर्ण बहुमत हासिल किया था और अपनी सरकार बनाई थी। और इसी आम चुनाव में जब पहला आम चुनाव हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीनों आम चुनाव में जब 3 चुनाव हुए तब तक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री रहे थे। अगली बात हम देखते हैं। ये तो 3 आम चुनाव की बात हो गई। आप याद रखिएगा कि आम चुनाव की डेट याद रखिएगा और सबसे बड़ी पार्टी याद रखिएगा कि किसको सर्वाधिक सीटें मिली थी आम चुनाव में। सबसे बड़ी पार्टी थी आपकी कांग्रेस पार्टी। और प्रांतों की बात करें, राज्यों की बात करें, तो तीनों आम चुनाव में अधिकतर राज्यों में किसकी सरकार बनी थी? कांग्रेस की सरकार बनी थी। बाद में एक केरल राज्य थे, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। लगभग दूसरे या तीसरे आम चुनाव में केरल में पूर्ण बहुमत से वहाँ की जो केरल राज्य है, राज्य में सरकार किसी बनी थी? कम्युनिस्ट पार्टी की बनी थी। बाकी सभी अधिकतर राज्यों में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की ही सरकार थी। तो ये भी आप याद रखिएगा कि राज्यों में किसकी सरकार थी और केंद्र में किसकी सरकार बनी थी। अब देखिए, अब एक वाक्य आपको याद रखना 1957 का। 1957 में केरल में विधानसभा चुनाव। केरल में क्या हुआ है? विधानसभा के चुनाव। राज्यों के चुनाव क्या कहलाते हैं? विधानसभा चुनाव। और केंद्र के लोकसभा चुनाव या राज्यसभा चुनाव कहलाते हैं। तो 1957 में जब केरल में चुनाव हुए तो केरल में विधानसभा की सीटें थी 126। कितनी थी? 124। और यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी बन के निकली। कम्युनिस्ट पार्टी को 60 सीटें मिली। और इस पार्टी के सबसे बड़े नेता थे ईएमएस नंदूरीपाद। कौन थे? ईएमएस नंबूदिरीपाद। तो केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, नंदूरीपाद जी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा सीटें किसको मिली? कम्युनिस्ट पार्टी को मिली केरल विधानसभा चुनाव में 1957 में। और यहाँ से मुख्यमंत्री कौन बने पहली बार? ईएमएस नंदूरीपाद। लेकिन कुछ चलते 1959 में यहाँ पे आपातकाल लगा दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो ये सरकार गिर गई थी। तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार अगर किसी राज्य में बनी थी तो वो था आपका केरल। और केरल में किसके नेतृत्व में? 1957 में। और ईएमएस नंदूरीपाद जी के नेतृत्व में पहली सरकार गैर कांग्रेसी बनी थी राज्य में। ये आप याद रखिएगा। अगली बात हम देखते हैं इसमें। यहाँ पे आपका पहला पॉइंट हो गया पूरा कि लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती वाला। और दूसरा पॉइंट आपका इस चैप्टर में ये है कि एक दल के रूप में कांग्रेस का प्रभुत्व। क्या? एक दल के रूप में कांग्रेस का प्रभुत्व। एक ही दल के रूप में कांग्रेस का प्रभुत्व पूरे भारत में किस प्रकार रहा, ये आपका दूसरा पॉइंट है और इसको हमें पढ़ना है। तो एक दल के रूप में देखें कि कांग्रेस की स्थापना आप सभी जानते हैं 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। जब हम क्या कर रहे थे? राजनीतिक आंदोलन कर रहे थे भारत को आजाद कराने के लिए। उस समय 1885 में एओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो वहां से ये दल चला आ रहा था और इसने आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है।
एक तो मेन पॉइंट यही था, इसी वजह से एक दल का प्रभुत्व रहा था इतने सालों तक। पहला तो क्या था, पहला आप देख सकते हैं कि देश की आज़ादी में योगदान, देश की आज़ादी में योगदान, इस योगदान को देखते हुए कांग्रेस का प्रभुत्व रहा और कांग्रेस ने अपनी सरकार पूर्ण बहुमत से बनाई थी। दूसरा आप बोले तो यह एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन, विचारात्मक गठबंधन था। कि कांग्रेस ने समाज के सभी वर्गों के लिए योगदान दिया था, कुछ न कुछ किया था, आंदोलन किए थे, आज़ादी के समय भी किए थे, उसके बाद भी किए थे। तो ये पूरा सामाजिक गठबंधन था, एक विचारों का गठबंधन, सबके विचार मिलते थे, तभी ये गठबंधन इतना मजबूत हुआ था कांग्रेस के नाम से, और ये बहुत लंबा चला। तो एक तो ये एक है दल में उच्च से निम्न वर्ग के सभी सदस्य थे। यही कांग्रेस में कोई भेदभाव नहीं था, उच्च वर्ग वाले भी कांग्रेस में शामिल हो सकते थे, कांग्रेस की विचारधारा में, और जो निम्न वर्ग के, निम्न तबके के लोग थे वो भी कांग्रेस में शामिल हो सकते थे। तीसरा था तालमेल और एक सहनशीलता। ये कांग्रेस उस समय बहुत ही बड़ी मजबूत गठबंधन था, और दल में जितने भी शामिल थे उस समय, सब में क्या था, तालमेल था, सब आपसी तालमेल से कार्य करते थे। और तालमेल में कभी गुट भी बन जाते थे, उन गुट में भी क्या रहती थी, सहनशीलता रहती थी, कोई भी लड़ाई झगड़े वगैरह ज्यादा नहीं, बैठ के बात कर लेते थे, बात सुलझा रहते थे। इसलिए इस कांग्रेस दल का पूरे एक दल के रूप में प्रभुत्व रहा, पूरे भारत पर रहा। और इसीलिए जो पहला दशक था आजादी का, फर्स्ट दशक, पहले 10 साल थे, उसको हम कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस प्रणाली। कांग्रेस को मान्यता थी उस टाइम, कांग्रेस सभी जनों का संगठन था, तो इस दशक को पूरे को हम क्या कहते हैं, कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। अगला आप देखते हैं, ये था एक दल का प्रभुत्व तो क्यों रहता था उस टाइम। तो ये कुछ कारण थे जिस कारण से क्या हुआ, कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था। अब देखते हैं हम विपक्षी पार्टी का उद्भव। विपक्षी पार्टी या पार्टियों का उद्भव। पार्टी एक तो होती नहीं है, पार्टी अनेक होती है। दूसरी पार्टियां होती है, उनको हम क्या कहते हैं, विपक्षी पार्टियां। तो विपक्षी पार्टियों का उद्भव किस समय हुआ और किस तरह से। तो सर्वाधिक विपक्षी पार्टियों का उद्भव हम देखेंगे तो 60 व 70 के दशक, 60 व 70 का जो दशक था, उस दशक में ज्यादातर विपक्षी पार्टियों का उद्भव हुआ कांग्रेस के खिलाफ। और ये क्या था, ये एक विचारात्मक गठबंधन ही था, उससे टूट के सबने अपनी अपनी अलग पार्टियां बना दी थी। तो कौन कौन सी पार्टियां बनी थी, जैसे विपक्षी पार्टियों का उद्भव हुआ था, तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, जब स्वतंत्रता से पहले एक सरकार बनी थी, जिसे हम अंतरिम सरकार बोलते थे। तो अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल बना था, उस मंत्रिमंडल में कौन शामिल थे, एक तो आपके बी आर अम्बेडकर थे, एक आपके प्रमुख रूप से देखे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने क्या किया, आगे चलकर अपने विचार, इनके विचार अलग थे, लेकिन ये मंत्रिमंडल में शामिल थे उस टाइम, और आगे चलकर इन्होंने अपनी अपनी विचारों के हिसाब से अपनी अपनी नई पार्टियों का गठन कर दिया था। तो ऐसा पूछे तो आप बता सकते हैं कि जो बी आर अम्बेडकर जी थे, उन्होंने लेबर पार्टी बनाई थी, लेबर पार्टी की विचारधारा से जुड़े थे, इन्होंने लेबर पार्टी का निर्माण किया था, और फिर बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, इन्होंने
अपने विचारधारा अलग कर दी थी और अपने विचारों के आधार पर भारतीय जनसंघ पार्टी का निर्माण किया। किसका? भारतीय जनसंघ पार्टी का इन्होंने निर्माण कर लिया था, जो आप जानते भी है कि भारतीय जनसंघ बाद में चलकर आपकी भारतीय जनता पार्टी बनी है। जो अभी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी है वो यही वाला संघ है जो आगे बनकर आपकी भारतीय जनता पार्टी बना। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने अपने विचारधारा के अनुरूप अलग पार्टी बनाई। दूसरी ओर पार्टियां देखें आप तो एक सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, सोशलिस्ट पार्टी इसका नाम था, और ये नरेंद्र देव ने बनाई थी। और उस समय 60 और 70 के दशक में दूसरी पार्टियां देखें तो एक पार्टी आपकी थी सीपीआई। सीपीआई तो मैंने आपको बताया ही, ये एक के गोपालन की पार्टी थी, एक के गोपालन द्वारा बनाई गई थी। एक और देखें तो आप स्वतंत्र पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी ये आपके सी राजगोपालाचार्य ने बनाई थी, जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर भी थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब। तो ये आपको याद रखना था कि कौन कौन सी पार्टियां बनी थी, कब बनी थी, और 60 और 70 के दशक में ये पार्टियां बनी थी। तो इस चैप्टर में आपको इतना ही याद रखना है कि विपक्ष के रूप में कौन कौन सी पार्टियां आई थी, और कांग्रेस का प्रभुत्व जो रहा था एक दल के रूप में क्यों रहा था, उसके कारण क्या थे, और चुनाव देखना आपको कि भारत में हमने लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार की, आम चुनाव हमने किस प्रकार से कराए थे। एक और बात आप याद रखें तो जैसे याद रखिएगा फर्स्ट शिक्षा मंत्री, जब आप आम चुनाव हो गए थे तो भारत के फर्स्ट शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री थे आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो आपके फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे, और फर्स्ट महिला मंत्री भी आप याद रखें तो, पर जो महिला थी वो मंत्री बनी थी, कौन थी? तो ये थी आपकी राजकुमारी अमृता कौर। ये दो नाम आप याद रख सकते हैं। और प्रधानमंत्री का तो आपको याद ही, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपको जानकारी याद है। तो एक दल के प्रभुत्व के दौर के रूप में इस पूरे चैप्टर में आपको यही पढ़ना है, ये मोटी रूप से जानकारी थी। अगला चैप्टर हम आगे वाली क्लास में लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।